नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की चुनावी कवरेज हमारी पहुंच चुकी है नवाबगंज गोंडे में। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत अब बदल रही है और चुनाव आते ही तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है, चाहे ब्राह्मणों की बात की जाए, चाहे मुस्लिम समुदाय की बात की जाए, अब तो हर वर्ग और हर धर्म और हर जाति की बात होने लगी है। बहरहाल यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव जी की बात हो रही है, या फिर विपक्ष के जो प्रियंका गांधी है, राजभर है, ओवैसी जी की गठबंधन की बातें, या फिर योगी जी के जो कार्यकलाप है उसको कैसे यहाँ की जनता देखती है, यहाँ के समुदाय कैसे देखते हैं, उनसे सीधे बात करेंगे, सीधे रूबरू होंगे। सबसे पहले सर, कई लोगों का बयान आया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को टारगेट किया। आपको लगता है क्या ये तो सभी पर लागू होता है? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम इतना कमज़ोर, वो इस्लाम, उनका इस्लाम बहुत कमज़ोर है। उनका इस्लाम इतना कमज़ोर है कि उनकी सोच अभी नए युग में नहीं आ रही, उसके सोच का आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है। आज जो हालात हैं, जो महंगाई है जिससे हम गुजर रहे हैं, जो हमारी कमाई है, तो हम अपनी कमाई के हिस्से से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। तो जितनी कमाई होगी उसी में हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे ना। अब अगर हमारी कमाई 10 रुपये है तो हम 5 रुपये अपने बच्चों पर खर्च करने की कोशिश करेंगे। 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चे है तो 5 रुपया, और 10 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे हैं तो वही 1-1 रुपया बढ़ गया तो हमारे बच्चे कहाँ विकास कर पाएंगे। हम तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको 4.5 साल में डर लगा कहीं कुछ? हमें कहीं कोई डर नहीं। हम सारे लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे लोग प्रेम के साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं भाई, इस्लाम खतरे में होगा, अब बदल दिया जाएगा, 2022 में तख्ता पलट हो जाएगा। ओवैसी जहाँ उनकी राजनीति है वहाँ है। ओवैसी एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, कहा जा सकता है, लेकिन उनकी राजनीति अभी उत्तर प्रदेश में पिकअप नहीं पकड़ी है और न कहीं धरातल पर है। इसलिए वो इसी का ख्वाब हम देखना हमारा जो है नाअहली होगी। हम वो इसी का ख्वाब नहीं देख रहे हैं। वैसे का ख्वाब नहीं देख रहे हैं? हाँ जी। आपको क्या लगता है सर, 2022 विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं, किसका माहौल है, क्या है? नहीं, ठीक है, बीजेपी के किसी काम से हमें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, कोई भी काम में सख्त तकलीफ नहीं हुई। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस मंडल में जो हमारे नेता बृजभूषण शरण सिंह हैं, मैं एक ज़माने से रह रहा हूँ, बचपन से जवानी आई, जवानी से फिर बुढ़ापा आ रहा है, सर्विस में हूँ। लेकिन नेताजी एक ऐसे आदमी हैं कि जिनसे एक बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर कोई शख्स मिल सकता है। और हम तो किसी पार्टी को नहीं जानते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी नेता बृजभूषण शरण सिंह हैं। छोटे से लेके बड़े तक, बच्चे हों या परिवार के लोग हों, अपने हों या पराए हों, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हर कोई शख्स उनसे जाता है, मिलता है और अपनी परेशानियों को कहता है और परेशानियों को ख़त्म करके आराम लेके आता है। मिर्ज़ा गालिब का बहुत पुराना शेर का एक मिसरा है, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आप तो पत्रकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बृजभूषण शरण सिंह जी को अगर वोट करते हैं, मतदान करते हैं, तो वोट बीजेपी में ही जाती है। कोई बात नहीं है, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। आज वो बीजेपी में हैं या ज़माने में हैं, हम किसी पार्टी को नहीं देखते, हम सिर्फ नेताजी को देखते हैं, उनको मानते हैं, उनको जानते हैं। हमारे सारे झगड़े चाहे पड़ोस के हों या नगर के हों या आबादी के हों या रिश्तेदार के हों, सबका समाधान नेताजी हैं और सबको खुशियाँ देकर अपनी चौखट से लौटाते हैं। सबका समाधान होता है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा भी है, और उन्होंने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको कार्य भी दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देकर। नहीं है, मेरे मोहल्ले में, मैं बाजपुरवा मोहल्ले का हूँ, वार्ड नंबर 8 शायद है, उसके सभासद हैं और चेयरमैन महोदय हमारे खड़े हुए हैं, जनाब सत्येंद्र कुमार सिंह। आप इनसे पूछिए, मेरे मोहल्ले में सब छपरे फूस थे। मेरा अंदाज़ा है, मैंने काउंटिंग नहीं किया है, लेकिन 50 कॉलोनी बनी है जिन्हें सपने में उनके बाप दादा ने कभी बिल्डिंग नहीं देखा था, सपने में नहीं देखा था, सपने में नहीं देखा था। अब मैं क्या कहूँ इसको, किसी का बिला वजह विरोध कर दूं मौलवी होकर के या टोपी लगा करके? ये तो मेरे धर्म ने नहीं सिखाया है। अगर आप मुझे गोश्त रोटी दे रहे हो तो मैं घर जाके कह दूं मुझे नमक रोटी खिलाया है? ऐसा कुछ नहीं। मेरे पड़ोस में, मेरे नगर में इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं, इतनी बिल्डिंगें बन गई है जिनके बाप दादा ने कभी ख्वाब में नहीं देखा था कि मैं बिल्डिंग में रहूँगा। अब बोला मैं क्या बुराई करूँ? लेकिन अगर आप विकासवादी बात कर देंगे तो आपको एजेंट बता देंगे लोग। अरे कुछ नहीं भाई, मैं 10-20 रुपये बिकने वाला नहीं, लाख रुपए की सर्विस करता हूँ।
लेकिन अगर यही बात आप कह रहे हैं तो लोग कह देंगे अरे ये तो एजेंट है, ये कहने विकासवाद, दीजिए, इसको मुझे विकासवाद। कोई कुछ नहीं कह सकता। 22 साल से इस मौके पे मैं महाराष्ट्र रहा करता था। वहाँ हसन गफूर पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे एकताई का अवार्ड दिया है और 22 साल तक मुंबई शहर का सबसे नंबर 1 का मुकर्रिर हूँ मैं। आज इत्तेफाक है, कोरोना काल है, 21 और 20 और 21 में मैं यहाँ रुक गया। आज मेरा भाषण महाराष्ट्र में होना था, मैं यहाँ दे रहा हूँ। मैं किसी जात को नहीं देखता, ना किसी वर्ग को देखता, ना किसी छोटे को देखता, ना किसी बड़े को देखता, सिर्फ मैं अच्छाई देखता हूँ। और अगर किसी इंसान में छोटे से लेके पैदाइश से लेके बड़े और बूढ़े जवानी तक कोई पोस्ट ले लेवे, कोई कमाल की बात नहीं है। आईएएस बनना कमाल नहीं, आईपीएस बनना कमाल नहीं, नेता मंत्री कमाल नहीं। बनना क्या कमाल है? एक आदमी के लिए इंसान बनना कमाल है। एक इंसान बनना कमाल है। थोड़ा लंबी बात करेंगे सर की बात मुझे भी बड़ी रोचक लग रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे 3 तलाक का जो कानून आया, तमाम विरोध हुआ, कई लोगों ने इस पे किया, आपकी नजरिया क्या है इस पे? तलाक के मसले में क्या कहना चाहते हैं आप? 3 तलाक का जो कानून आया कि मतलब इसको हटा दिया जाए, जो कि अब बैन हो गया, उस पे उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, 3 तलाक अगर नीयत सबकी साफ हो, सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने पढ़ा है अपने धर्म की किताबों में कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमल और सारे कार्य वो डिपेंड करते हैं नियतों पे। अगर ये नियत हो कि तलाक ना हो 3 ताकि महिलाएं रोड पर ना जाएं, बेशक इसका स्वागत करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, ये चीज़ अच्छी है। और अगर इसके पीछे किसी की बदनीयती हो तो इसे तो मैं नहीं जान सकता, मैं क्या जानूं इस चीज़ को। लेकिन क्या इसका जो मूल है, मूल देश ना देखा जाए तो नियत बदनीयत इसको कैसे देखते हैं जो समाज में जो आज हो रहा था? अंदर की बातों को मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो ऊपरी बातों को जान सकता हूँ। मैं इतना देख रहा हूँ कि आपका कुर्ता काला है, अब ये कब सफ़ेद हो जाएगा मुझे क्या पता है। अच्छा चलिए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप भी उत्तर प्रदेश में अच्छा है, स्वागत नहीं सहयोग है, स्वागत नहीं है, मैं सहयोग करता हूँ। आपको पक्का सब एजेंट बोलेंगे? कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। आप बताइए, हमें 2 बच्चे हों, एक जगह 5 बच्चे हों, हमारे कादरी साहब ने अभी कहा है 6 बच्चे 7 बच्चे हो जाएं। मेरे पास 6 बहनें हैं, मौजूदा हालत में बता रहा हूँ, 6 सालियाँ हैं, शादी करते करते यार बूढ़ा हो गया। एक कार छोटी सी लेता हूँ, दूसरे के सपने देखता हूँ, नहीं हो पा रहा है। एक कार में 4 लोग नहीं बैठ पाते तो अब आप बताएं, अगर मेरी फैमिली छोटी हो तो कितना अच्छा हो। अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि जिसे अल्लाह ने दे दिया है उसे कम कर दिया जाए जानबूझ करके, जानबूझ के उसे ना कम किया जाए, लेकिन नियंत्रण जरूरी है। लेकिन फिर इसको क्यों किसी एक धार्मिक एजेंडे के या तहत तो बांधा जा रहा है? बेवकूफ हैं लोग, या तो बेवकूफ हैं या धर्म के नाम पे सियासत करते हैं। यही एक खूबी सबसे बड़ी हमारी माननीय बृजभूषण शरण सिंह की है, जो न जात न धर्म न किसी मसले पर कोई सियासत नहीं करते। वो आदमी ऐसा है जिसके अंदर इंसानियत है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म उनके यहाँ नहीं है, और हर इंसान इसीलिए दुख सुख लेके जाता है और हर अच्छाई लेके आता है। फिर क्या बीजेपी को ऐसे सांसदों का, ऐसे विधायक अगर उनके रहते हैं तो क्या उसका फायदा मिलेगा योगी सरकार को? योगी सरकार को भी बेशक मिलेगा। हम जैसे मौलवी भी उनके साथ हैं, और मौलवी नहीं, हज़ारों मौलवी का सरदार हूँ मैं। आप मुझे न जानते होंगे, जी जी, हज़ारों आलिमों का सरदार हूँ, मुझे मुफ्ती असरार अहमद कादरी कहा जाता है। हज़ारों मौलवियों का सरदार हूँ, मेरी बातों का जवाब न कोई मौलवी दे सकता है। ऐसा भी नहीं कि मैं आपके सामने, पत्रकार के सामने आकर के बोल के चला जाऊँ, मुझसे कोई सवाल ना हो। सवाल भी किया जाएगा, मैं जवाब भी दूंगा और बेहतर जवाब दूंगा। एकदम बेहतर हमें भी लग रहा है, इसीलिए हम आपसे बात भी कर रहे हैं और मजा भी आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर कि मौजूदा जो राजनीति है, आपने देखा कि पहले की राजनीति जो होती थी कि एकदम पूरी तरह से मुस्लिम ध्रुवीकरण पर बातें होती थी। अब एक नया ट्रेंड आया है, आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों की भी बात हो रही है। जी जी जी। अब इन दोनों तुष्टिकरण को आप कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? मेरी समझ से दोनों लोग हों, ये सच है, मैं भी सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ कि इन लोगों का कोई राजनेता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, मैं अपने इलाके पे नज़र डालता हूँ, मेरी नज़रें इतनी दूर तक तो नहीं पहुँच पा रही हैं, लेकिन इस इलाके में ना किसी मुस्लिम को कोई तकलीफ़ है, ना किसी ब्राह्मण को तकलीफ़ है, ना कोई एससी को या एसटी को, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। योगी सरकार में डर नहीं ना लगा? नहीं, मेरे को तो कोई नहीं डर लगा। मैं टोपी और दाढ़ी लगा के कार में बैठ के चलता हूँ, गोरखपुर में चलता हूँ। गोरखपुर में चलते? बिल्कुल चलता हूं। मैं पूर्व निवासी हूं संत कबीर नगर का, और मौजूदा निवासी हूं मैं नवाबगंज नगर पालिका का, और मैं खलीलाबाद, गोरखपुर सब टोपी लगा के रात दिन 24 घंटे घूमता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं आपको डर नहीं लग रहा है हैदराबाद में ओवैसी जी को यहाँ से डर लग जा रहा है? नहीं, ओवैसी जी तो एक सियासत करते, देखिए वो नेता हैं,
यही तो खूबियां हैं हमारे राजनेता, हमारे सांसद माननीय बृजभूषण शरण सिंह साहब जो है कितने भाषण देते हैं, लेकिन मुझे तो कोई उनका जो है भाषण विवादित नहीं लगता है। लेकिन और सारे नेता जो होते हैं वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं, वो अपनी रोटी सेकने के लिए दूसरों के धर्म को तकलीफ देते हैं, दूसरे इंसान को तकलीफ देते हैं। लेकिन मेरा नेता ऐसा नेता है जनाब माननीय बृजभूषण शरण सिंह, वो हर एक को सुख देते हैं। मैंने शुरू में कहा था आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या मुसलमान राष्ट्रवादी हो, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हम राष्ट्रवादी पहले थे, पुराने थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। नहीं, राष्ट्रवाद की परिभाषा आप क्या यही मौजूदा राष्ट्रवाद जो बनाए हुए हम इसी पे बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा आप क्या जानते हैं? आप राष्ट्रवाद, आप ही बताएं, हमें कुछ नहीं पता, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा सिर्फ हम जो है नारा लगाते हैं, सिर्फ वही राष्ट्रवाद है। हम 5 वक्त अपनी ज़मीन पर सजदा करते हैं, 5 वक्त अपनी ज़मीन पर सजदा करते हैं और इसी धरती पर सजदा करके अपने रब को याद करते हैं। इतना बड़ा राष्ट्र धर्म किसी के पास नहीं होगा, इतना बड़ा राष्ट्र धर्म किसी के पास नहीं हो। और ज़ुबान से कहने के लिए हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और आप हमारे दरवाजे पर जाएं, हम आपको एक चाय न पिलाएं तो कैसी मोहब्बत है? हम तो चाय भी पियेंगे और खाना भी खाएंगे। नहीं, आपका स्वागत है, आप दरवाजे पर आइए, आपका स्वागत है। लेकिन कुल मिला करके राष्ट्रवाद की जो असली परिभाषा होनी चाहिए, ये सफ़र चंद मीलों में मत बांटिए, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए। एक सागर है अपना यह प्यारा वतन, इसको तालाबों झीलों में मत बांटिए। अब तालाबों और झीलों में ना बांटिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास, अब किसी को कहीं बांटिए नहीं, सब एक साथ रहेंगे। और हाँ, बड़े स्पष्टता के साथ यहाँ के लोगों ने बात की और यही विकासवादी सोच को लेकर भारत बढ़ रहा है और भारत को बढ़ना भी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों के पेट में दर्द हो, दर्द बरकरार रखिएगा, जलन बरकरार रखिएगा। भारत अब विकास की बात करेगा, विकास के एजेंडे पर चलेगा। अब वोट किसको जाएगा ये तो ईवीएम तय करेगी, लोगों की उंगलियां तय करेगी। कहीं और बात करेंगे, किसी और जिले में बात करेंगे, किसी और कस्बे में बात करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।